देखिए, हमने अभी तक काफी कुछ समझ लिया है पॉक्सो के अंदर, है ना। सब्जेक्ट मैटर हमें पता है इसके क्या है, सब्सटेंटिव लॉज क्या है इसके अंदर, प्रोसीजरल क्या है। तो हमने सब्सटेंटिव पार्ट में क्या क्या देख लिया था, कौन कौन से चैप्टर थे बताइए। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो बेसिक बात हमने चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था, ठीक है। कि वहां बता रखा था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज में हमें बताया हुआ था कुछ शब्दों के बारे में, जैसे कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, पेनिट्रेटिव क्या होता है ना, सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, पोर्नोग्राफी क्या होती है, शेयर हाउस में होल्डिंग क्या होती है। ऐसे कुछ शब्दों को देखा था हमने। लेकिन साथ साथ यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर दो तरह की चैप्टर सेक्शन नंबर देखे थे, 2, 1 और 2। लेकिन कह रहा था कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो कि आपको इस पॉक्सो के अंदर तो लिखे होंगे, लेकिन उनके मीनिंग नहीं बता रखे होंगे क्या होते हैं। तो क्या बताया था उसने, कहाँ से देखोगे। आईपीसी, सीआरपीसी और अपना आईटी कितने एक्ट। कितने नंबर है, कितने थे उसमें नंबर ऑफ एक्ट्स। 4 तरीके के एक्ट थे, कौन कौन से थे। आईपीसी, सीआरपीसी, जे आईटी एक्ट। क्लियर होगी बात। जैसे कि आपको एक शब्द बीच में पढ़ने को मिला था, कोड। तो कोड कहाँ पर डिफाइन है, आईपीसी में, सीआरपीसी में। सीआरपीसी। सीआरपीसी में डिफाइन है। समझ में आ रहा है बात। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि ऐसी जो चीजें हैं उनके बारे में कैसे पता चल रहा है। फिर हमें पता चला, मैंने इसको 3 भागों में बांटा था ना, कि कौन कौन से थे बताओ। 3 भाग कौन कौन से थे इस पॉक्सो के। पहला था प्रिलिमरी, पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा सब्सटेंटिव, तीसरा प्रोसीजर। सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में, सब्सटेंटिव का मतलब क्या है, सब्सटेंटिव लॉ। ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट बताता है सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। वेरी गुड, मतलब ऐसी ऐसा सब्सटेंटिव लॉ जो क्या बताता हो, किसी की या तो राइट्स बताता हो, या किसी की ड्यूटीज, या किसी की लाइबिलिटीज। लेकिन ये पॉक्सो एक्ट है, कैसा किस नेचर का है, सिविल है क्रिमिनल है, क्रिमिनल नेचर है। तो इसमें राइट्स के बारे में बात करेगा कि किसी के क्या बात करेगा, ये हमेशा केवल लाइबिलिटीज की बात करेगा। तो सब्सटेंटिव लॉ इसलिए इसमें केवल लाइबिलिटीज को अराइज करता है। मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पर डेफिनेशन बता रखी है कि कौन सा ऑफेंस क्या होगा और उसकी सजा क्या होगी, ठीक है। तो वो हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 में कितने चैप्टर्स दे रखे थे, टोटल चैप्टर्स कितने थे बताइए। टोटल सब 5। सब चैप्टर थे इसमें 5, ए, बी, सी, डी, ई। इन 5 सब चैप्टर में कितने कितने सेक्शन थे। तो हमें पता चल दो गया दो। था हर एक दो दो। चैप्टर के अंदर दो दो सेक्शंस थे। अच्छा, पनिशमेंट और डेफिनेशंस कौन कौन से सेक्शन में थी। तो ऑड, ओड ऑड नंबर नंबर में के, तो डेफिनेशन थी और इवन नंबर में पनिशमेंट थी। मतलब ऑड में तो थी डेफिनेशंस और इवन में थी। तो ऑड में जैसे कि सेक्शन नंबर, आगे, सेक्शन 3, आगे, 5, 7, 5, 9 7, और 9, 11। आगे बताइए। 11, 4, 4, 6, 6, 8, 8। 10, 12। हो गया ना, याद आ गया ना सारा कुछ। अब इसकी बगल में आप इसकी पनिशमेंट, जैसे यहाँ पर ई क्यों लिखा, अच्छा इवन, इस हिसाब से यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी डिफाइन किया हुआ है और पी फॉर पनिशमेंट। लेकिन इनकी पनिशमेंट क्या होंगी, हर एक में सबसेक्शंस में बता रखा है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन नंबर 2, ठीक है, अलग अलग तरीके से अमेंड करके। तो उस हिसाब से इसे लिख लेना अपन को, ठीक है। मेंस के हिसाब से और प्री के हिसाब से आपको पता ही है, डेफिनेशंस हैं ये सारी की सारी। जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वो मेंस के हिसाब से आएगी आपको। एग्रावेटेड में वो 5 या 6 या 10 वो पूछ सकता है कि बताओ। ऐसा भी सवाल बन सकता है आपके सामने कि बताओ कौन सी स्थिति में, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज कन्वर्टेड टू द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है किस सेक्शन में, 3 में, वो कैसे कन्वर्ट हो जाता 3 है में सेक्शन नंबर 5 में, ठीक है। तो जब उसमें पुलिस क्या बता अधिकारी रखा है, सशस्त्र बल के। व्यक्तियों के नाम बता रखे हैं, पर्सन्स के नाम बता रहे हैं। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा,
सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन और फॉलोइंग पर्सन्स आर कमिटेड दैट ऑफेंस, तो क्या कहलाएगा उस केस में वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो कुछ ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा ऑफेंस कमिट कर देंगे तो वो, तो उस हिसाब से इसकी सजा इससे दोगुनी होगी, ये तो पता है ना। ये इसकी सजा कम, इसकी ज्यादा, फिर इसकी इसकी कम है, फिर इसकी, लेकिन इसमें सेक्शन नंबर 12 के अंदर अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ऐसे क्या बताया है बताओ इसमें, सेक्सुअल हरासमेंट। इसके साथ साथ आप सेक्शंस को भी जोड़ सकते हो आईपीसी के सेक्शंस के साथ। जैसे कि अगर जनरल 354 आपसे पॉक्सो का ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको केवल पॉक्सो की बात नहीं लिखनी है, पॉक्सो का ऑब्जेक्ट यहां पर काम नहीं करेगा आपका। क्या देखना पड़ेगा आपको, आईपीसी का जनरल रूल देखना पड़ेगा। जैसे कि आईपीसी के अंदर ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिनके अंदर ये जो पॉक्सो की चीजें स्पेसिफिकली डील कर रही हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 375, पहले डेफिनेशन। 376 क्या है, पनिशमेंट, तो फिर वो पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग और क्या चीजें हैं इसमें, तो सेक्सुअल हरासमेंट 354, 354 ए ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी और सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया हुआ है। साथ ही साथ आप वही चीजें जो हैं जो यहां बता रखी हैं इनके रिगार्डिंग मैंने और भी चीज बताई थी। मान लो इन्हीं में से कोई ऑफेंस, किसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके कोई व्यक्ति ऐसे सेक्स करते हुए किसी की वीडियो बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड किसी भी माध्यम से, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो, पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी। बताया था ना, वीडियो बनाता है इमेज करके, जो भी तरीके की मीडिया का इस्तेमाल करके वो पोर्नोग्राफी कर रहा है। लेकिन उस पोर्नोग्राफी में किसका सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, चाइल्ड। तो यूजिंग द चाइल्ड, यूजिंग अ चाइल्ड, विक्टिम चाइल्ड क्या होता है, वो तो जिसके साथ होगा तभी तो विक्टिम बनेगा। विक्टिम चाइल्ड कैसे होगा, विक्टिम चाइल्ड तब का होगा जब ऑफेंस कमिट हो जाएगा। समझ में आया बात। तो यूजिंग अ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी, तो पोर्नोग्राफी में जब उसका यूज किया जाएगा तो फिर कैसे एक्शन होंगे, कैसे काम करेगा वो। तो हमने इसके रिगार्डिंग भी एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था बताओ, चैप्टर नंबर चैप्टर 3 था सर। 3 चैप्टर नंबर 3, कितने से कितने सेक्शंस, 13 से 15। 3 सेक्शन, 13 13, 14 15। 14, 13 में क्या बता 15। रखा है, डिफाइन कर रखा है कि किन बच्चों का आप बच्चे का इस्तेमाल करते हो पोर्नोग्राफी के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, या उसकी किसी पार्ट का, बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करा है, रिप्रेजेंटेशन किया है, ये सारा कुछ पढ़ा था हमने। लेकिन सेक्शन नंबर 14 क्या बता रहा है इसकी, लेकिन ये पनिशमेंट कैसे होती है, अगर किसी ने वीडियो बनाई है, पोर्नोग्राफी वीडियो बनाई है, तो उसको कितनी सजा होगी, मिनिमम 5 साल की सजा। पहली बार लेकिन 5 साल। उस वीडियो में अगर उसने बनाया है, उसको तो ये सजा मिली, लेकिन वो वीडियो में ऐसा करता हुआ पाया जाता है बच्चे के साथ, इनमें से किसी तरीके का ऑफेंस कमिट करता हुआ पाया जाता है, तो सजा और भी मिलेगी क्या उसे, वो कैसे होगी, अतिरिक्त मिल जाएगी। कैसे होगी, इन एडिशन होगी। इन एडिशन होगी। मतलब क्या होगा फिर, कि सेक्शन नंबर 14 रीड विद सेक्शन नंबर 4, 3 डेफिनेशन के साथ नहीं पढ़ते, हमेशा किसके साथ पढ़ते हैं, पनिशमेंट के साथ। सेक्शन पनिशमेंट। नंबर 4, अगर वो कोई पुलिस वाला हुआ तो, और अगर मान लो सेक्शन वो 6। 6 चार पांच लोग हों तो गैंग में करते हो तो, लेकिन अगर मान लो वो उसने भी 6। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया उस बच्चे के साथ, उसने केवल सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो फिर एक है तो, और ज्यादा लोग हैं तो, आ रहा है समझ में। तो मतलब क्या हुआ, सेक्शन नंबर 14 के अंदर जो चीजें बताई हुई हैं 13 और 14 में, 13 में बताया है डेफिनेशन, और 14 में बता रखी है उसकी पनिशमेंट क्या हो। सेम अगर आप चाहो तो उसके साथ ऑड इवन करके यहां पर भी इसे जोड़ सकते हो। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी, मान लो किसी ने वीडियो तो बना ली पोर्नोग्राफी की, बच्चे से जो रिलेटेड है वो वीडियो बना ली, लेकिन उसको क्या करके रखा है अपने पास, स्टोर करके रखा हुआ है। स्टोर करके रख। किसी ने मोबाइल में, किसी ने कंप्यूटर में उसको स्टोर करके रखा हुआ है, स्टोरेज बना रखा है, उसके अंदर है, कंप्यूटर है, किसी भी तरीके से घर में रख रखा है, मैगजीन भी तो हो सकती है वो, प्रिंटेड फॉर्म में भी तो लिखा है। तो कैसी भी चीज है, बच्चे का उसमें इस्तेमाल किया गया है,
तो फिर क्या उसके ऊपर सेक्शन नंबर 15 लागू हो जाता है क्या? कितने क्लॉजेस दे रखे हैं इसमें? 3 सर। 3। 3। क्या पर्पज है तीनों के? एक पहला में किसके स्टोर लिए? करना है, सेकंड में शेयर करना है। हाँ, पहले में तो एक स्टोर एक करना है, एक एक दूसरे एक एक करके, एक एक करके। हाँ, जो पहले बताया था जिसने, वो बताइए। सबसेक्शन नंबर 1 पहले में में क्या सर हो? स्टोर है, पहले में केवल स्टोर स्टोर करके करने रखना, के लिए कह रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है वो व्यक्ति स्टोर करके? शेयर कर रहा है। देखो ऐसे लिख शेयर कर रहा लीजिए, है, स्टोर कर रहा है, दूसरे में शेयर कर रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है? कॉमर्शियल कमर्शियल यूज पर्पज के कर लिए। रहा है। तो कमर्शियल वाले को ज्यादा सजा होगी, इसको थोड़ी कम होगी, और इसको इससे। पढ़ लिया था ये चीजें। अब मैंने आपको चैप्टर 2 बता दिया था, लिखा नहीं है क्या? ये रहा चैप्टर 2, चैप्टर 3, इनकी बात हो गई थी। इन दोनों के ऊपर कौन सा चैप्टर लागू होता है? कौन सा इंप्लीमेंट होगा इनके इनके ऊपर लागू? कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर नंबर क्या बताता है सही, ये जो चैप्टर लागू हो रहा है ये? अबेटमेंट अटेम्प्ट। उनको क्या अब बोलते हैं? कौन से ऑफेंस होते हैं? एनकॉइट ऑफेंस कहलाते हैं, अर्धपूर्ण अर्धपूर्ण अपराध अपराध। कहलाते हैं। कौन से होते हैं अर्धपूर्ण अपराध? तो पहला 107 आईपीसी की। अबेटमेंट, दूसरा अटेम्प्ट। अबेटमेंट में कॉन्स्पिरेसी आ गई। अबेटमेंट के कितने भाग बता रखे हैं? 3। क्या क्या थे? इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पायरेसी करना और एड करना। कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, और एक है एड करना, ठीक है। क्या ये यहीं बता रखा है और कहीं भी बता रखा है? ये आईपीसी आईपीसी के में? 107, सेक्शन यहाँ पे 107, कौन से सेक्शन में बता रखा है? सेक्शन 511, 16 में। 16 में। 16 में। यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इसे। पनिशमेंट यस कहाँ है? सर। 17। पी फॉर पनिशमेंट। आईपीसी में कहाँ डिफाइन है पनिशमेंट? कितनी होगी? जो 16 सेम के अंदर ऑफेंस। अबेटमेंट कर रहा है, ध्यान रखो, उकसा रहा है, दुष्प्रेरण कर 109। रहा है किसी व्यक्ति को, किस अपराध के लिए? उससे कह रहा है कि तुम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मैंने 3 ही शब्द समझाए थे आपको, क्या क्या लिखे थे उसमें? अपराध करते समय कौन किसके साथ कर रहा था? या तो वो व्यक्ति बच्चे के साथ कर रहा है, या वो बच्चे से कह रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर, किसी या थर्ड किसी पर्सन। अदर पर्सन अब वो से। अदर पर्सन से ऐसा कह रहा है, तो उसकी सजा क्या है? वो अबेटमेंट। आ रहा है समझ में सारा कुछ? तो अब जब अबेटमेंट जो कर रहा है उसे क्या कहते हैं? अबेटर कहते हैं, दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 108। पनिशमेंट क्या होती है इसके अंदर? तो उसी सेक्शन अपराध के नंबर लिए उपबंधित दंड से 109 में दंडनीय डिफाइन होता है है, सर। और सेक्शन 109। नंबर 17 में भी जी। सेम है। क्लियर होगी बातें? देखो कितना कुछ एक चीज से ही हमें समझ में आ रहा है, पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया इससे। अब साथ ही साथ ये आईपीसी के सेक्शंस है ना सारे। अब इसमें क्या हुआ कि अब दूसरी चीज भी, कड़ी भी जुड़ गई इसके साथ। मैंने क्या बताया था आपको? सेक्शन नंबर किसके बारे में? कौन सा सेक्शन? अटेम्प्ट। 511 सेक्शन 511 नंबर आईपीसी। आईपीसी का। आईपीसी का 511, और इसका पॉक्सो का 18। सेक्शन नंबर 18। क्या बताता है ये एनक्वाइट ऑफेंस क्यों कहलाते हैं, बताइए? बताओ, एनक्वाइट ऑफेंस अर्धपूर्ण अपराध क्यों कहलाते हैं ये? हाँ, ये हमेशा अपने आप में तो अधूरे हैं, लेकिन जब ये किसी और ये क्या हमेशा दूसरे सेक्शंस के साथ पढ़े जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने क्या किया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की, हुआ नहीं, मतलब अटेम्प्ट हुआ, तो अटेम्प्ट तो कैसे पढ़ोगे इसे? तो सेक्शन नंबर 4 रीड विद सेक्शन नंबर, बोलो, 18। 18। आ गया समझ में? ऐसे करके पढ़े जाए। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, आगे पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे। तो हमने यहां पर बात करी कि अब इसका फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन कहां हो रहा है, इसको भी समझो।
मैंने बताया था कि अभी ध्यान रखो, जहां पर ऑलरेडी सजा दे रखी होती है तो उसकी तो कितनी होगी 511 के अकॉर्डिंग। यहीं पर हमने ये 18 में भी यही पढ़ा था क्या, हाफ होती है उसकी, लेकिन कौन सी सजा की, मिनिमम या मैक्सिमम की। क्या लिखा है वहां पर शब्द, मैक्सिमम। लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ मैक्सिमम द की। पनिशमेंट, ऐसा लिखा है ना। तो लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट मतलब, मान लो अगर यहां पर कितनी दे रखी थी सेक्शन नंबर 4 में सजा मिनिमम 10 10 साल। साल। 7 थी पहले और 2019 में अमेंडमेंट से क्या हो गया, 10 कर दी ना। लेकिन सेक्शन नंबर 6 में कितनी कर दी उसी को, उसका दोगुना। तो दोगुना कितना हुआ 20। 20 साल। तो यहाँ पर 10 हो गए अब ये। और उन्होंने कहा कि लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट, तो इसका कितना होगा 5। हो गया कि नहीं हो गया। अगर मान लो यहीं पर वो कहता लाइफ इंप्रिजनमेंट देनी है साहब हमें, तो अब लाइफ इंप्रिजनमेंट को कैलकुलेट कैसे करोगे, कहां से आईपीसी पढ़ोगे 57 कहां से, से। ऐसे नहीं 20 साल मानेंगे और वहां से ये करेंगे विद सेक्शन। हाँ सेक्शन नंबर 57 ऑफ आईपीसी, जिन्होंने नहीं लिखी है वो साथ साथ लिखते चले जाओ, और बाद में घर जाके इनको देखो, इनको हाथ के हाथ लिख लो साथ के साथ। सेक्शन नंबर कौन सा आ गया 57 ऑफ आईपीसी, क्या बता रहा है, फ्रैक्शन के बारे में। कह रहा है कि मान लो कोई सजा जो ऐसी है जो अनसर्टेन है उसकी, जैसे कि यहां पर कह दिया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को हाफ करना है। कैसे तोड़ सकते हो क्या उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट, कैसे पता चलेगा कि कौन कितने साल जिएगा, पता चल सकता है क्या। कोई 20 जी रहा है, कोई 25 जी रहा है, कोई 50 जी रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 57 का सहारा लेना पड़ता है। सेक्शन नंबर 57 कहता है कि जब ऐसा फ्रैक्शन किसी लाइफ इंप्रिजनमेंट को काउंट करने के लिए किया जाता है तो कितना ईयर माना जाता है उसका। तो वो कहता है उस केस में उस लाइफ 20। इंप्रिजनमेंट को हम कितना मान लेते हैं, 20 ईयर मान लेते हैं। तो मैक्सिमम तो कितना हुआ अभी 20, लेकिन 20 का हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू 18, हाफ करना है। तो हाफ कितना हो गया, सजा कितनी होगी उसे। लेकिन अगर मान लो यही चीज सरकार इसमें क्या करना चाहती हो, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ द पनिशमेंट। हाँ कौन सा सेक्शन, कम्यूट सेंटेंस के बारे में 433 सीआरपीसी। 433। कौन सा सही जा रहे हो बताओ। 433 और 433 ए। 433 और 433 ए, लेकिन ये प्रक्रिया बता रखी है वहां पर, लेकिन इसका मेन प्रावधान आईपीसी में कहाँ है। सर 54 55। 54 55 में चैप्टर सर। नंबर है आपका 32, चैप्टर नंबर 32 में सेक्शन नंबर 433, सेक्शन नंबर 433 ए पढ़े थे। सीआरपीसी में तो है चैप्टर नंबर, आईपीसी में तो है ही नहीं इतने। ठीक है, फिर इसको किसके साथ पढ़ रहे थे अपन, सेक्शन नंबर बोलो आईपीसी में 54 55। 54 55। 54, सेक्शन नंबर 55। अब आपने बताया सेक्शन नंबर 55 ए, वो सेक्शन क्या कहता है, डेफिनेशन बताता है किसकी, समुचित सरकार की। हाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। कि सजा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कम करना चाहती है तो उसका मतलब कब समझेंगे, और कभी राज्य सरकार कम करना चाहती है तो क्या वो भी कर सकती है। तो उसको यहाँ पर डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर शब्द यूज किया गया है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किया है, लेकिन उसे डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उसको एक्स्ट्रा में जोड़ दिया गया था। क्लियर होगी बातें, पूरा का पूरा कंटेस्ट याद हो गया, पूरा पॉक्सो यहाँ तक का चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। अब आ जाओ वापस से, ये हो गया हमारा सब्सटेंटिव लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजरल। सेक्शंस लिखते चले जाओ जो जो कहीं कहीं छूट गए हैं आपके। वापस से आ जाइए चैप्टर। अब एक मैंने तीसरा चैप्टर और डिवाइड किया था ना, पहला तो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, पार्ट 2 सब्सटेंटिव,
और पार्ट 3 प्रोसीजरल। पार्ट 3 में कितने चैप्टर्स? इसमें कितने थे? 5 6 एक। इसमें कितने? 2। और इसमें कितने हैं? कितने हैं टोटल चैप्टर? चैप्टर है 5 टोटल 5 9। ओ तो कितने रह गए? तो कौन कौन 4 से चैप्टर है? 5 6 7 8। इसमें 3 है ना? सर 5 5 हुए ना, 1 2 3 ठीक है। इसमें कितने हैं टोटल? 2 3। और इसमें तो आपको पता ही है फर्स्ट है। इसको किसके नाम से जाना गया? प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। दूसरा सब्सटेंटिव, सारभूत। ये कौन से? प्रोसीजरल, प्रक्रिया। ठीक है। अब सेम यही चैप्टर कैसे लागू होता है, कैसे पढ़ते हैं इसे? सीआरपीसी में जैसे बता रखा है। अब मान लो किसी बच्चे के साथ कोई अपराध हो जाता है या अपराध होने की कोशिश हो रही है, तो आप क्या करोगे उसके इसमें? रिपोर्ट दर्ज करोगे। कौन बताता है? सेक्शन नंबर 19 19 बताता है। लेकिन सीआरपीसी में भी तो ऐसा कोई प्रावधान है? कहाँ है? एफआईआर है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 150 154 ऑफ आई 150 सीआरपीसी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और यहां पर क्या कहता है ये, कि अगर ऐसी कोई भी नॉलेज आपको होती है तो आप क्या करोगे? सीधे किसके पास जाओगे? लोकल पुलिस और स्पेशल स्पेशल पुलिस या क्रिमिनल फिर पुलिस लोकल यूनिट। पुलिस के पास। ठीक है। तो सेक्शन नंबर 19 में ये बताता है, लेकिन कह रहा है एनी पर्सन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी, कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो। इसलिए क्या कह रहा है कि 154 की बात यहां पर नहीं मानी जाएगी। तो क्या कह रहा था वो? तो कह रहा था कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी, लेकिन एनी पर्सन इंक्लूड अ चाइल्ड हैज बाउंड टू इन्फॉर्म टू द पुलिस। ऐसा ही लिखा था ना? तो बाउंड कर रहा है यहां पर, किनको कर रहा है? बताया था ना, एनी एनी पर्सन को कर रहा था। एनी पर्सन में कौन जोड़ दिया इसने? सपोज चाइल्ड करो किसी चाइल्ड को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ कोई बच्चा घूम रहा है, और वो कोई व्यक्ति बच्चे को उठा के ले जाता है, तो बच्चा भी तो पुलिस स्टेशन जा सकता है। या बच्चे के साथ ही अपराध हो जाए तो बच्चा भी तो जा सकता है पुलिस स्टेशन अपनी इंफॉर्मेशन देने की, साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। उसी की बात कर रहा है। क्या ये सब बाउंड है? क्या बाउंड है? बाउंड का मतलब क्या हुआ? कि इनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ही, अगर नहीं दी तो पनिशमेंट हो सकती है। पढ़ा था ना ये चीज? ये चीज हमने पढ़ी थी कि एनी पर्सन को बाउंड होना पड़ता है। लेकिन क्या चाइल्ड भी बाउंड है? क्या चाइल्ड यहां पर बाउंड नहीं होता। उसको क्या पनिशमेंट हो सकती है अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता किसी तरीके की? उसको सजा नहीं हो सकती। फिर हमने यहां तक की बात करी थी। साथ ही साथ मैंने एक और सेक्शन बताया था, सेक्शन नंबर किसकी बात की गई है यहाँ पर? ऑब्लिगेशन की ऑब्लिगेशन। मीडिया, होटल, रिपोर्ट वालों के हाँ, बारे में। मीडिया मतलब होटल और ऐसी लोग ऐसी जगह ऐसा प्लेस जहां पर नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हो, लेकिन इररिलेवेंट ऑफ नंबर ऑफ पर्संस, कितने का पर्सन काम करते हैं, वॉट एवर इज नेम इज कोल्ड, कितने क्या नाम है उसका, हमें वो उससे मतलब नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति के वहां पर ऐसी कोई भी, जैसे होटल हो गया, कोई लॉज हो गया, कोई मीडिया स्टूडियो हो गया, अगर वहां पर ऐसी चीजें चल रही हैं जैसे कि पोर्नोग्राफी हो रही है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट किसी के साथ हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और ऐसी तरीके की चीजें हो रही हैं, तो फिर क्या ये व्यक्ति इनमें से किसी को कोई आइडिया हो तो क्या ये बाउंड है उसको बताने के लिए? किसको बताएंगे ये भी? जी सेम। सर। स्पेशल पुलिस को लोग स्पेशल जो इन दोनों के रिगार्डिंग प्रोविजन कॉमन सेक्शन कौन सा पुलिस। काम करता है? सेक्शन नंबर बताइए, बोलो। 21 21 21 में क्या लिख रखा है? अगर वो बताओ। फेल हो जाता है रिपोर्ट देने में तो बिल्कुल पनिशमेंट के पनिशमेंट बारे दे में बता दी रखा गई है। है। और क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर
पहले में तो बता रखा है कि 19 के क्लॉज 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले किन किन की बात की गई है, उसमें दो बात की गई थी, पता है आपको कौन कौन सी? मैंने आपको बताया था 21 में साफ साफ लिखा था, एक तो लिखा था रिपोर्ट, दूसरा क्या लिखा था? रिकॉर्ड। रिपोर्ट कौन लिखवाएगा? एनी पर्सन। रिकॉर्ड कौन करेगा उसे? पुलिस करेगी। तो पुलिस। रिपोर्ट जो लिखवाएगा वो भी बाउंड है, और रिकॉर्ड जो करेगा वो भी बाउंड है कि नहीं है? उसको भी लिखनी पड़ेगी। मान लो पुलिस ने नहीं लिखी तो सजा किसको होगी? अब कार्रवाई होगी अब पुलिस वाले पे। उनकी बात किसने की गई है? आ रही है बात समझ में? तो यहीं पर आपने क्या किसके? पढ़ा था? 19 का क्लॉज नंबर 1, 19 का क्लॉज नंबर 19 के क्लॉज 1 में किसकी बात की गई थी? एनी पर्सन। 19 का एनी क्लॉज 2 पर्सन। किसके लिए बनाया है? पुलिस के लिए, कि पुलिस बाउंड पुलिस है। वालों के लिए। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद हमने यहां पर आगे पढ़ा था कि अगर मान लो 20 के अंदर, 20 में कौन था? मीडिया। मीडिया, होटल वाले, मैंने। हाँ, ठीक है, ये लोग थे। तो फिर ये क्या करेंगे इस केस में? इनकी लाइबिलिटी कहां पर? सेक्शन नंबर 20 में। तो इनकी लाइबिलिटी ठहरा दी वहां पे। और फिर इसमें किसकी? चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड की कोई चाइल्ड लाइबिलिटी है क्या? नहीं सर। नो लाइबिलिटी ऑफ चाइल्ड लिख लीजिए। क्लियर होगी बातें? याद हो रहा है ना सारा कुछ? फिर इसके बाद मैंने आ गए थे अपन 21। अब आया सेक्शन नंबर 20। क्या बता रहा है सेक्शन नंबर 22? फॉल्स कंप्लेंट। कभी कभी ऐसा भी तो होता फॉल्स है ना कि कंप्लेंट। मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसके साथ पढ़ोगे 22 को? सेक्शन नंबर 21 क्लॉज नंबर, सेक्शन नंबर 19 क्लॉज नंबर 7, किसके साथ? रीड विद सेक्शन नंबर 22। क्या लिखा था वहां पे? मतलब कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन देता है, अगर कोई गुड भी फेथ व्यक्ति में कौन? इंफॉर्मेशन दे। कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो गलत निकल जाती है, लेकिन उसने कैसे दी है? गुड फेथ में दी है। गुड फेथ कहाँ डिफाइन है? आईपीसी का सेक्शन नंबर 52। आईपीसी। क्या होता है गुड फेथ? ड्यू केयर एंड कोई कार्य कॉशन, सम्यक मतलब सतर्कता और हाँ, सावधान। सावधानी बरतनी है। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना है जाकर के पुलिस वालों को, कहीं पुलिस वाले आपके चक्कर में फिर रहे हैं डोलते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो इसलिए कह रहा है गुड फेथ में होनी चाहिए कार्यवाही। गुड फेथ में आपने इंफॉर्मेशन दी हो, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को फंसाने के चक्कर में ऐसा कह दिया हो तो? अच्छा, व्यक्ति में भी कौन? तो ध्यान रखो, एनी पर्सन अगेंस्ट, क्या लिखेंगे? अगेंस्ट एनी पर्सन अगेंस्ट चाइल्ड। लेकिन अगर मान लो चाइल्ड इन्फॉर्म अगेंस्ट चाइल्ड, ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी थी? टाइटल क्या है? बिना टाइटल के पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं आएगा आपको। क्या टाइटल था? मेन ऑब्जेक्ट इंटेंशन उसकी टाइटल से निकल के आएगी। क्या लिखा था वहां पर? फॉल्स। फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स कंप्लेंट। तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है तो व्यक्ति बेइज्जती होगी नहीं होगी? कोई पता चले धमकी दे रहा है उसको कि तेरे खिलाफ मैं ऐसी चार्ज लगवाऊंगा, तू अगर पैसा मांगेगा मेरे से, वो डर के मारे ऐसा कर रहा, तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। पढ़ा है ना टॉट में? मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हिंदी में तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ होता है जहां पर किसी व्यक्ति को आप फंसाने की कोशिश करते हो ऐसे किसी अपराध के अंदर। विद्वेषपूर्ण। क्या बोलते हैं? विद्वेषपूर्ण। विद्वेषपूर्ण। तो जो चीज है ये विद्वेषपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाना, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई। ठीक है? तो जिस व्यक्ति के खिलाफ की जाती है तो वो व्यक्ति तो फंस जाएगा ना उसमें। तो आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप गुड फेथ में नहीं थे, मेल ऑफ फाइड इंटेंशन से ऐसा किया आपने।
मान लो कोई व्यक्ति जो है चाइल्ड को फंसा दे तो फंसा सकता है क्या? ऐसी इंफॉर्मेशन अगर बच्चे के खिलाफ दे दी तो आपने, वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर बच्चे ने उस बच्चे के साथ अपराध किया है। समझ में आ रही बात? बच्चे की भी तो रेपुटेशन है कि नहीं है, डिग्निटी प्राइवेसी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, कहाँ पढ़े थे? जे एक्ट के कौन से जे सेक्शन में? जेजे एक्ट के सेक्शन 3। सेक्शन 3 में। सेक्शन नंबर 3 में पढ़े थे, चैप्टर 2 में पढ़े थे। कितने प्रिंसिपल्स बता रखे हैं? 16 16। प्रिंसिपल्स बता रखे। तो हमें पता चल गया एनी पर्सन चाइल्ड के बारे में पता चल गया। अब देखो फिर से आ गई यहाँ पर बात, कह रहा है कि अगर मान लो किसी चाइल्ड ने झूठ बोल दिया, और झूठ अभी तक तो क्या हुआ था कि यहां पर तो ऐसा हुआ था कि उसने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, जबकि इनको तो बाउंड कर रखा है सबको, लेकिन इसमें इसने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, झूठ भी नहीं बोला और इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, चुप था, उसको पता भी था लेकिन बोला नहीं कुछ भी। तो यहां पर क्या लाइबिलिटी थी उसकी? यहां पर लाइबिलिटी नहीं थी। लेकिन यहां पर पता था और फिर भी झूठ झूठ बोल दिया उसने, तो क्या लाइबिलिटी अराइज होगी उसकी? तो कह रहे हैं नहीं। क्लियर होगी बातें? तो सेक्शन नंबर कौन सा आ गया? 22। क्लियर होगी बात? सेम इसी तरीके की सेक्शन नंबर 20, सब कुछ रिपोर्टिंग से रिलेटेड चल रहा है, ये रिपोर्टिंग होती है ना ऐसे। सेक्शन नंबर कौन सा आ गया वो? 23 किसके ऊपर लागू हो रहा है? मीडिया के ऊपर। क्यों मीडिया के ऊपर लागू क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि ये ही टीवी में फैलाते हैं कि भाई ऐसे बच्चे के साथ वो हो गया, उसका नाम एड्रेस सब डिस्क्लोज कर दिया, कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मीडिया ने सब कुछ फैला दिया। इससे क्या होगा? जान की खतरा किसको हो सकता है? बच्चे को हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसका घर पता चल जाएगा कहाँ पे नहीं है, मारने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे उसे लोग अपने आप को बचाने के लिए, तो एविडेंस को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और बच्चे की क्या होगी उस केस में? बेइज्जती भी तो होगी। क्या सोसाइटी जिसके साथ किसी बच्चे के साथ रेप हुआ है, जिस विक्टिम को एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं करेगी ना। नहीं सर। तो इसी चक्कर में उसकी डिग्निटी को, उसकी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए सेक्शन नंबर 23 बनाया गया है। सिमिलर सेक्शन कहां बता रखा है? आईपीसी में भी जेजे है, एक्ट के 74 में। जे एक्ट के अंदर भी है। 228 है। कौन सा सेक्शन बताया आपने? नहीं जेजे उन्होंने एक्ट का 74 और आईपीसी का 228A। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। सेक्शन नंबर 74 जेजे एक्ट में है, आईपीसी में कौन सा है? 228। बहुत बढ़िया। लेकिन ये किसके लिए है केवल? ये हर आरोपी एक की उस, पहचान के। हाँ, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है किसके लिए है, ये जनरल क्लॉज है, ये स्पेसिफिक है। समझ में आ रही बातें? तो 23, 74, 228, ये तरीका है पढ़ने का, समझने का चीजों को। आपको एक सेक्शन से 3 सेक्शन अलग अलग तरीके के याद आ गए। क्या क्या बता रखा है कि मीडिया नहीं करेगी ऐसा? मीडिया में किसको बाउंड किया है? एनी पर्सन जो कि रिपोर्टर है उसको कह रखा है कि नहीं करेगा। फिर कह रखा है कि और कौन नहीं करेगा, तो कौन की लाइबिलिटी ठहराई है, सब बता रखा है ना वहां पे। कितनी सजा होगी, सजा भी बता रखी है, मिनिमम और मैक्सिमम। और साथ ही साथ क्या बता रखा है कि क्या स्पेशल कोर्ट अगर बेस्ट इंटरेस्ट में चाहती है तो क्या डिस्क्लोज कर सकती है? कर तो सकती है, लेकिन कब करेगी? क्योंकि हर किसी के लिए मना किया है ना, तो कब कर सकती है? शैल लिखा था वहां पर, शैल के अगेंस्ट अगर कोई काम करता है तो क्या लिखना पड़ता है उसे? रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। जब भी शैल के अगेंस्ट अगर कोई भी काम किया जाता है, भाई जब वहां लिखा है कि कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाएगा, तो कोर्ट की जिम्मेदारी है क्या? कोर्ट दिखाएगी क्या? कोर्ट के लिए भी तो बाउंड है वो। कोर्ट कौन होगी? लॉ से ऊपर कोई है क्या? तो कोर्ट कैसे जा सकती है? तो कोर्ट कर तो सकती है, इसलिए प्रोवाइजो में क्या डाला उन्होंने? रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे आपको राइटिंग में, तब जाकर के क्या करेगी कोर्ट? फिर लिखेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन इंटरेस्ट क्या पर्पस क्या बताया, किस केस में कर सकती है केवल? जैसे मान लो बच्चा खो गया, बच्चा मिल नहीं रहा, तभी तो करवाएगी डिस्क्लोज कि भाई ऐसे ऐसे फलाना बच्चा है और ये गुमशुदा है और इसके साथ ऐसी चीज हो गई है, तब रिपोर्टिंग करवा सकती है। लेकिन नाम एड्रेस फिर भी चीजें
डिस्क्लोज नहीं होती हैं। जैसे आपने मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि 2012 का केस था निर्भया कांड, उस लड़की का नाम क्या निर्भया था क्या, पर उसे निर्भया बोला गया ना। ये स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं प्राइवेसी के लिए, डिग्निटी के लिए। नहीं हर कोई व्यक्ति उसके घर पहुंच जाएगा, इसी चक्कर में। चलिए ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5 कंप्लीट है। पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर कंप्लीट। अब आ गए 6 पे। चैप्टर 6 क्या बता रहा है बताओ, टाइटल पढ़ो। मतलब बालक क्या के है, कथनों को अभिलिखित। या ये सेक्शन तो किससे डील कर रहा था अभी, रिपोर्टिंग से। सेक्शन नंबर 154 जैसा ही था ना, लेकिन इसके लिए मना कर दिया कि ये हो नहीं सकता। लेकिन इसमें क्या चीज है, ये भी इससे आगे की बात कर रहा है। किसकी बात करता है ये, इन्वेस्टिगेशन की। कौन सा बयान, जो पुलिस के द्वारा लिखे गए बयान किस सेक्शन में आते हैं, हाँ सेक्शन नंबर 161। 161 सीआरपीसी में पढ़े थे ना। तो वहां पर शब्द क्या लिखे हैं उनको पढ़ो पहले। टाइटल क्या 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 चीज लिखी हुई इसमें, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात हो रही है। लेकिन कौन कौन कर सकता है, क्या पुलिस कर सकती है क्या, पुलिस जाती है ना जब इन्फॉर्मेशन देते हो तो पुलिस पूछती है ना, तो वो किस में करती है, इसमें। दूसरा, और कौन रिकॉर्ड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, मजिस्ट्रेट कर सकता है। किस सेक्शन में करता है, सीआरपीसी में। सेम इसी को सेक्शन करो इसके। चैप्टर नंबर 6 में कितने सेक्शन है टोटल, 4 सेक्शन है। किस कौन कौन से, पहला है 24, किससे डील करता है, पुलिस से। तो ये सिमिलर सेक्शन हो गया। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 20, किससे डील करता है, और इनका कॉमन सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 26। बताओ कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे पढ़ने में, आ गया ना, क्लियर होगी ना सारी चीजें। टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना तो 25 साल तक नहीं भूलोगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ वापस से सेक्शन नंबर 20, यही हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। नियम कायदे कानून बता रखे हैं कैसे कैसे लेंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा है, जनरली तो कह रखा है प्रैक्टिकल कौन होगा, पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर। ये बात सिमिलर 154 में भी लिखी हुई है, और 157 में भी लिखी हुई है, 161 में भी लिखी हुई है। देखिए ना, कि विक्टिम अगर ऐसा है जो रेप से रिलेटेड है, उसकी उसके स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, केवल महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी। पढ़ते हैं ना ये चीज। और यहां पर भी मजिस्ट्रेट में कौन होना चाहिए, महिला ही होनी चाहिए, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना संभव हो सके। संभव का मतलब शैल तो लिखा है कि मैंडेटरी है, लेकिन संभव का मतलब मान लो है ही नहीं तो फिर कहां से करोगे, फिर तो मेल ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए ठीक है। अब यहां पर आ जाइए सेक्शन नंबर 27। देखिए निकाल लीजिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। अब देखो एक एक शब्द पढ़ेंगे हम, हर किसी के पास बेरेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। देखिए, चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। चाइल्ड यहां पर कौन हो सकता है, अरे भाई चाइल्ड वो है, चाइल्ड तो बिलो 18 ही होता है। विक्टिम है। मेन बात ये है ना कि उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है। तो विक्टिम किसका है, रेप का या सेक्सुअल ऑफेंस का, किसके साथ पढ़ोगे बताओ इसे। सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 164, भूल गए क्या, कल ही तो पढ़ाया था, मतलब पहले उससे पहले 164A सीआरपीसी पढ़ा था ना ये चीज। इसमें भी सिमिलर यही बात लिखी होगी, देखो पढ़े इसे। देखिए क्या लिखा है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर दिस एक्ट।
इस एक्ट में जिस बच्चे के साथ हुआ है उसका क्या किया जाएगा? मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा कौन? कहां पे पढ़ा था ये बात हमने? सीआरपीसी में। कौन करता है मेडिकल एग्जामिनेशन? रजिस्ट्रीकृत अपना डॉक्टर क्या बोलते हाँ, हैं उसको? मेडिकल नाम याद नहीं आ रहा उसका। प्रैक्टिशनर। पंजीकृत। पंजीकृत। मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन सा सेक्शन था? 53। 53A में। 54 में भी पढ़ा था। ओके सर। वहां पर और एक्सप्रेस कर रखा है उसे कि क्या है उसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। दो तरीके की बातें बताई हैं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, और जहां पर राइट बता रखा है 54 में किसका? अक्यूज्ड का, कि मेडिकल एग्जामिनेशन उसका राइट है, और मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ही हो जाएगा तो उसकी एक रिपोर्ट किसको दी जाएगी? राइट किसका है? आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अक्यूज को दी जाएगी। राइट उसका बता रहा हूं ना, तो उसको तो दोगे। क्लियर होगी बात? चलो वापस आ जाओ। देखो क्या लिखा है। लिखा है शैल, अंडरलाइन कीजिए फिर से शैल शब्द को। शैल के बिना काम नहीं चलता, इंटरप्रिटेशन ऐसे ही किया जाता है। लिखा है नॉट स्टैंडिंग दैट अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कह रहा है, ये बात पहले पढ़ रखी है हमने, अभी पढ़ा था ना कि 150 और 4 लागू नहीं होता। कह रहा है चाहे उसकी एफआईआर नहीं हो। नॉट स्टैंडिंग मतलब नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज, सुप्रीम क्लॉज बताया था ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। लिख लो चाहो तो, जिसको नहीं पता हो, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है, पूरा लिखू क्या? नॉट विद स्टैंडिंग, थोड़ा सा आलस है। इसको पूरा लिख देता हूं, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। इसको सुप्रीम क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, सुप्रीम क्लॉज। किस में कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर आता है ना। सुप्रीम क्लॉज क्यों कहा जाता है? कि जो मेन अंदर उसके अंदर कंटेंट लिखा होगा वो इंपॉर्टेंट है, और चाहे कहीं पर कुछ ही लिखा हो। जैसे एफआईआर की बात कर रखी है, एफआईआर कहां बता रखी है? सीआरपीसी में। तो कह रहा है सीआरपीसी में एफआईआर का मतलब कुछ भी हो, हमें यहां से मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कंपलसरी रजिस्टर्ड होने की बात की है ना। यहां मना कर रहा है। देखो क्या लिखा है। कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कंप्लेंट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत ना तो एफआईआर हुई है। एफआईआर कहां हो रही थी? अरे भूल गए क्या? अभी तो पढ़ा था 19। ठीक है, अंडर दिस एक्ट लिखा है ना, कोड थोड़ा लिखा है यहां पर। ठीक है, आगे लिखा है, अब उसको शैल के साथ पढ़ो। किसके साथ पढ़ोगे? शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन नंबर 164A ऑफ। कुछ समझ में आया नहीं आया? शैल के साथ क्या पढ़ने को बोला मैंने? शैल बी कंडक्टेड मतलब किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, चाहे उसकी एफआईआर हुई हो, चाहे उसकी कंप्लेंट हुई हो नहीं हुई हो, हमें कोई फर्क, लेकिन उसका क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस बच्चे का। किसके तहत होगा? कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 164A के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए होगा। पढ़ा है ना ये चीज तो हमने, वही चीज यहां लिखी हुई है। कैसे कैसे होगा, किस तरह रिपोर्ट बन के आएगी, कैसे मेडिकल को जाएगी, फिर उसकी वो पार्ट जो है वो किसका बन जाएगा? पुलिस रिपोर्ट का भाग बन जाएगा। पढ़ा था ना ये चीज क्लॉज नंबर 5 के सबसेक्शन नंबर ए में। 173 क्लॉज नंबर 5 का पार्ट बन जाएगा। फिर उसमें लिख भी रखा था कि किसको दी जाएगी रिपोर्ट, किसको नहीं दी जाएगी। पढ़ा था ना? नहीं भूल भूल गए? पुलिस रिपोर्ट नहीं है क्या फाइनल रिपोर्ट? चलिए आगे देखिए। आगे देखिए लिखा है इन केस अ विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड। ये थोड़ा आपके लिए प्री का इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहां से, कि गर्ल चाइल्ड विक्टिम है तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? विमेन डॉक्टर करेगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करेगी? इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन जिसके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बात होती है, मतलब जिसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, जिस पर वो बच्चा ट्रस्ट करता होगा। ठीक है, उनकी प्रेजेंस में मतलब उनकी कंसेंट। अब यहां पर ये जो लिखी हुई है ना सबसेक्शन नंबर 3 वाली बात,
इसके ये किसके साथ पढ़ी जाएगी? लिखो रीड विद सेक्शन नंबर, लिखो। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, लिखो इसको। रीड विद सेक्शन नंबर 41। अब आगे आ जाइए वापस से। कह रहा है कि कंपलसरी कर रखा है, शेल को अंडरलाइन करो सब सेक्शन नंबर 3 में। कंपलसरी है कि ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में, उसके गार्जियन की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, जिसके ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हो उस बच्चे का, वही इसका क्या देगा? कंसेंट देगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन कह रहा है मान लो उसके घर वाले आए ही नहीं, तो फिर क्या करा हुआ इस केस में? ऐसा होता है ना कभी कभी, नहीं होते तो फिर हमें करना जरूरी है। तो उसके लिए सब सेक्शन नंबर 4 में कुछ बात की गई है। देखो क्या लिखा है। इन केस द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड और अदर पर्सन, जो सब सेक्शन नंबर 3 में बता रखे हैं, अंडरलाइन कीजिए, कैन नॉट बी प्रेजेंट। तो फिर इसमें कह रहा है कि बड़ा अधिकारी इसमें शामिल होगा, वो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा अपनी प्रेजेंस में। लिखा है फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द वुमन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब मेडिकल बोर्ड होता है इनका, उसके द्वारा एक इंस्टीट्यूट के उसको द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा एक महिला को, उस महिला की प्रेजेंस में ही फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सवाल आ सकता है आपके प्री के एग्जाम में कि बताओ, जब अगर मान लो प्रेजेंट, जनरली पॉजिटिव तो नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में मान लो इन केस प्रेजेंट है ही नहीं, कौन नहीं है? पेरेंट्स नहीं है, तो किसकी कंसेंट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा? अगर क्या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट चाहिए, तो ये सारा कुछ बताना पड़ेगा। अब इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? रीड विद सेक्शन नंबर, निकाल लो फिर से 41। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब इसको ढंग से पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, ओवरव्यू बताया था, तो मैंने बताया था डॉक्टर भी तो टच कर रहा है ना उसकी बॉडी को, उसके प्राइवेट पार्ट को मेडिकल चेकअप करेगा, तो चेक तो पार्ट को हाथ लगाएगा ही। तो क्या वो ऑफेंस बन जाएगा क्या? कहाँ है ऐसा कि जहां पर बॉडी टच की जाती है और ऑफेंस बन जाता है? कहाँ पढ़ा था? सेक्शन नंबर 7 में पढ़ा था, सेक्सुअल असोल्ट के बारे में, जहां पर सेक्सुअल इंटेंशन से किसी के पार्ट जो हैं, बॉडी के प्राइवेट पार्ट जो हैं, उनको अगर टच किया जाता है तो वो क्या कहलाता है उस केस में? सेक्सुअल असोल्ट कहलाता है। उसी को प्रोटेक्शन करने की बात मेडिकल ऑफिसर के लिए कही गई है। कह रहा है, देखो पढ़ो, लिखा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 3 to 13, क्या बता रखे हैं अपराध यहाँ पर? 3 से लेकर के 13 में अपराधी तो बता रखे सारे के सारे। लिखा है नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पर ये सेक्शंस अपराध के नहीं लागू होते। ना तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल, क्योंकि मान लो अभी प्राइवेट पार्ट को चेक करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन को करने के लिए उन्होंने कोई इंसर्ट कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं इस तरीके के, तो क्या आप उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में ले लोगे क्या? इंसर्ट द ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना ये बात, कहां पढ़ी थी? कौन से सेक्शन में पढ़ी थी? सेक्शन सेक्शन 3। नंबर 3, सब सेक्शन नंबर 2। बताया था ना कैसे पढ़ना है उसे? सबसे पहले पेनिट्रेट, दूसरे में इंसर्ट, तीसरे में मैनिपुलेट, चौथे में अप्लाई। अप्लाई। चलिए देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 3 to 13 शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसने साफ साफ लिख दिया ना कि 3 से लेकर 13 तक के जो सेक्शंस हैं वो कहां पर लागू नहीं होंगे? मेडिकल एग्जामिनेशन पर, मेडिकल ट्रीटमेंट पर लागू नहीं होते। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, वो क्या है यहाँ पर, जो जिसकी वजह से हम रीड विद सेक्शन नंबर 41 कहा था, क्या लिखा है नीचे? कंसेंट। ये जरूरी है, नहीं तो रिपोर्ट हो जाती है ना उसके खिलाफ भी, मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ भी। तो यहां पर देखो, यहां पर अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्जियन, मतलब गार्जियन की, पेरेंट्स की कंसेंट ले ली है तो आपके ऊपर धारा 3 से लेकर के 13 तक की लागू नहीं होगी, नहीं तो फंस जाओगे। प्रोटेक्शन मिल गया ना मेडिकल को, डॉक्टर्स को। तो बोला ही है ना उसने, तो पहले ही बोल दिया था सब सेक्शन नंबर 4 में उस चीज के बारे में।
भूल गए क्या? पहले ही बोला था उसने तो, इसलिए तो मैंने लिखवाया भी था वहां पे। चलो वापस से आ जाओ। समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है ये? चलिए वापस से आ जाते हैं। गर्ल का याद रखना कि अगर विक्टिम गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है, तो उस केस में फीमेल डॉक्टर का ही होना जरूरी। आगे आ जाइए, सेक्शन नंबर 28, चैप्टर नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7। वैसे तो आप इसे जेज एक्ट में पढ़ ही चुके हो आज बहुत सरल भाषा में, फिर से इसी के बारे में बात हो रही है। चैप्टर, इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। आपने सेक्शन तो सारे लिख लिए ना? टाइम हो गया है पूरा। बस 5 मिनट इसे पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। चैप्टर नंबर 7 में टोटल सेक्शन कितने हैं? 28 से लेकर के 32 तक के सेक्शंस हैं। किसके डील कर रहे हैं ये? टोटल स्पेशल कोड से डील कर रहे हैं। स्पेशल कोड क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा था हमने ये बात? चिल्ड्रन कोड के बारे में पढ़ा था जीजे एक्ट में, सेक्शन नंबर 2/20 220 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने वहां पे? चिल्ड्रन कोड क्या होती है। तो चिल्ड्रन कोड के बारे में जब उसने समझाया तो क्या लिखा था वहां पर? पॉक्सो एक्ट में जो लिखा है वो चिल्ड्रन कोड हो सकता है, वही स्पेशल कोड होगा। चाइल्ड राइट्स एक्ट पढ़ा था अपन ने, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहाँ पढ़ाया था मैंने? जब प्रिंसिपल्स बताए थे। अरे जेजे एक्ट के प्रीएम्बल पढ़ाई थी, जब बताया नहीं था क्या कि चाइल्ड राइट्स एक्ट के बारे में बताया था कि वहां पर ट्रिटी के थ्रू चाइल्ड राइट्स एक्ट आया था, तो वहां पर भी बताया था इसके बारे में। इसके अलावा मैंने आपको चाइल्ड राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के बारे में बताया था सेक्शन नंबर 109 में, जेजे एक्ट में। वहां पर मैंने कुछ आपको नेशनल तरीके के इंस्टीट्यूशन बताए थे जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। याद ही नहीं है आपको? चलो कोई नहीं। सेक्शन नंबर 28 देखिए फटाफट से। लिखा है डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, इसको बगल में लिख लेना, 220 ऑफ जेजे एक्ट। क्या लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी ट्रायल। यही ऑब्जेक्ट था क्या प्रियम्बल का? प्रियम्बल में ये लिखा था ना कि पॉक्सो एक्ट क्यों बनाया जा रहा है। 3 तरीके के ऑफेंस कौन कौन से थे प्रियम्बल में जो बता रखे थे? सेक्सुअल असॉल्ट दूसरा, सेक्सुअल हरासमेंट तीसरा, पोर्नोग्राफी। इन तीनों पर्पजों के प्रोटेक्शन के लिए टाइटल क्या था? ये तो था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम। टाइटल में यही था ना, तो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ना, तो प्रोटेक्शन कैसे होगा बच्चों का? तो कह रहा है अगर उनका स्पीडी ट्रायल चल जाए, व्यक्तियों का जिन्होंने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, तो यही पर्पस के लिए स्पेशल कोर्ट को डाला गया है। लिखा है स्पीडी ट्रायल। कौन करेगा ये काम? तो कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अरे कोर्ट कौन बनाता है? कोर्ट बॉडी कौन बनाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन उसके अंदर अपॉइंट कौन करता है व्यक्तियों को? हाई हाई कोर्ट कोर्ट। करती हाई है। कोर्ट। बताया था ना सीआरपीसी का, जब सेक्शन नंबर 9 पढ़ाया था और 10 पढ़ाया था, जब बताई थी मैंने बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में और अपॉइंटमेंट में डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूट क्या की जाती है? बॉडी और स्ट्रक्चर्स किए जाते हैं, निर्माण करना वो किसका काम है? स्टेट का। और उनके अंदर अपॉइंट करने वाले ऑफिसर का हाई कोर्ट करती है। तो ऐसे ही लिखा है कि स्टेट शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछेगी कि कहाँ कहाँ जरूरत है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होते हैं ना सारे के सारे कि कहाँ अपराध कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो फिर नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजट में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा है ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट्स होने चाहिए। कितने तरीके के? 4 तरीके के। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर 6 में 6। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में बता रखा है कोर्ट ऑफ सेशन भी होगा। क्या क्या बता रखा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी, सेकंड क्लास की, कोर्ट ऑफ और सेशन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। पढ़ा था ना? वही चीज यहां लिखी है कि हर एक एवरी, लिखा ना डेजिग्नेट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखो लिखा क्या है यहाँ पर? डेजिग्नेशन। मतलब कोई अलग से कोर्ट नहीं बनाई जा रही,
उसी किसी कोर्ट को क्या दे रखी है इन्होंने, क्या दी है उसको, उपाधि दी है, डेजिग्नेशन दी है। किस चीज के नाम से जाना जाएगा अब से वो, स्पेशल कोर्ट के नाम से। लिखा है अ कोर्ट ऑफ सेशन टू बी अ, अब देखो इसने लिख दिया ना, मैंने थोड़ा नहीं बोला ना, लिखा है कि सेशन कोर्ट ही क्या कहलाएगा उस केस में, स्पेशल कोर्ट कहलाएगा। किस केस के लिए, इस एक्ट के अंदर जब कोई केस आएगा तो उसका ट्रायल जब चलाना पड़ेगा तो उसी केस में वो कोर्ट ऑफ सेशन क्या क्या बन जाएगा, स्पेशल कोर्ट बन जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे देखिए, अब आपके लिए फिर से वही चीज आ गई यहां पर लिखी हुई। देखो क्या लिखा है प्रोवाइजो में कि इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रन कोर्ट अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, जिसको आप भूल गए थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, चाइल्ड राइट्स के बारे में। लिख लो इसको, याद रखना चाहिए। बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने की मेन सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी है, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीसीआर। एनसीआर है क्या, चाइल्ड राइट ऑफ द चाइल्ड, सही कह रही है शायद, ये एनसीआरसी बोलते हैं उसे। ये बोलते हैं इसे एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड्स ऑफ द राइट। ये सेम ऐसे याद करो, आपने नालसा डालसा सालसा के बारे में सुना है कभी, सालसा डांस हाँ, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है आपका, कौन से ईयर का, 1987 का। उसके तहत होते हैं नालसा, सालसा, और ऐसे ही ये भी होते हैं नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। इनका काम बच्चों को क्या करना होता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो जितने भी बच्चों से रिलेटेड एक्ट बनते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कौन करवाता है, ये अथॉरिटी करवाती है कि कहीं किसी बच्चे के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा। यही जेजेक के अंदर लिखा हुआ है, यही पॉक्सो एक्ट में मिलेगा आपको लिखना। क्लियर हो गई बात। देखो यहां पर लिखा भी है कि चिल्ड्रन कोर्ट किस एक्ट के तहत, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो वही कोर्ट ऑफ सेशन चिल्ड्रन कोर्ट किसके लिए बन जाएगा, इस एक्ट के तहत बन जाएगा। स्पेशल कोर्ट सिमिलर पर्पस के लिए इसी एक्ट के अंतर्गत बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो भी, चाहे वो चिल्ड्रन कोर्ट के नाम से जाना जाए, चाहे किसी एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट के नाम से जाना जाए, वो क्या सारे के सारे कहलाएंगे, वो सारे के सारे ऐसे कोर्ट जो चाइल्ड से डील कर रहे होंगे, इस केस में वो स्पेशल कोर्ट ही कहलाएंगे। लिखा है सच कोर्ट शैल बी डीम टू बी अ स्पेशल कोर्ट अंडर दिस सेक्शन। क्लियर होगी बात। आगे आ जाइए, लिखा है कि while trying an offense under this act a special court shall also try offense other than the offense referred to in subsection number 1 with which the accused may under the CRPC be charged at the same trial। क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है क्या। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, इस एक्ट के अलावा, हाँ हाँ बताओ। इस एक्ट के अलावा अगर सीआरपीसी के भी कोई ऑफेंस अगर उस पे आते हैं सर, आईपीसी में और कोई अपराध है तो वो उसका होता है भी ना ट्रायल ऐसा, साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ये बिल्कुल सिमिलर ऐसी बात है कि जब आप बच्चे के साथ अपराध कर रहे हो, बच्चे से पहले भी तो बहुत सारे अपराध कर दिए होंगे ना, बच्चे तक तो तभी पहुंचे होंगे, तो वो सिमिलर अपराध सीआरपीसी में भी डील हो रहे हैं, यहां पर भी डील हो रहे हैं। तो क्या आपका ट्रायल एक साथ वही कोर्ट चला सकती है क्या, सीआरपीसी और यहां पर सेम ट्रायल चल सकता है या अलग अलग चलवाओगे, कह रहा है कि सेम ट्रायल चल जाएगा। उसी की बात कर रहा है यहां पर। देखो लैंग्वेज को पढ़ो तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। लिखा है कि वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस, कि जब किसी ट्रायल चलाया जा रहा है किसी ऑफेंस का ट्रायल इस एक्ट के अंदर कहां चलाया जाता है, इन सेक्शन को लेकर के, सेक्शन नंबर 3 से लेकर के 13 में जो बता रखे हैं, चैप्टर 2, 3, 4 में।
उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है, उनका ट्रायल चलाना है। तो स्पेशल कोर्ट ऑल्सो शेल ट्राई ऑफेंस, लेकिन लिखा है अदर देन ऑफेंस रेफर टू इन सबसेक्शन नंबर 1। तो सबसेक्शन नंबर 1 में क्या लिखा था कि स्पेशल कोर्ट किन किन का ट्रायल चलाएगा, केवल इस एक्ट के अंतर्गत किए गए अपराधों का ही ट्रायल चलाएगा। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो कह रहा है उनके अलावा, सबसेक्शन नंबर 1 में जो ऑफेंसेस बता रखे हैं उनके अलावा और किसी तरीके का ट्रायल भी उस व्यक्ति के ऊपर चल रहा है। तो लिखा है विद विच द अक्यूज में सीआरपीसी भी चार्ज द सेम ट्रायल। तो कह रहा है कि बिल्कुल उनका सेम ट्रायल एक साथ चल सकता है, चाहे सीआरपीसी के तहत भी और इस एक्ट के अंतर्गत किए गए ऑफेंसेस का साथ साथ चल सकता है। क्लियर हो गई बात? एट द सेम ट्रायल की बात कहां लिखी हुई है बताओ? एक व्यक्ति ने अगर अपराध किया हो सेम ट्रांजैक्शन में, कहां पढ़ी थी ये बात हमने? 219 सीआरपीसी। क्या 219 ही है? सेक्शन नंबर 220 में लिखी हुई है। एक व्यक्ति के द्वारा जब अपराध किया जाता है सेम ट्रांजैक्शन में, बहुत सारे अपराध कर दिए, तो वो आईपीसी में भी डील हो रहा है और कुछ सेक्शन उस पर इसके भी लग रहे हैं आपकी पॉक्सो के। तो फिर क्या करोगे उस केस में? उसका सेम ट्रायल सेक्शन नंबर 220 को ध्यान में रखते हुए चला सकते हो। लेकिन ये बात ये लिख नहीं रहा है, ये तो आपको बता रहा है कि क्या वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस ट्रायल को चलाने के लिए उन दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति के ऊपर दोनों तरीके का। कह रहा है एक साथ ले लेंगे, अलग अलग क्यों करेंगे दोनों मैटर्स को? ठीक है, आगे देखिए लिखा है स्पेशल स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट, लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग आईटी एक्ट। अब कभी कभी क्या होता है, अब उसने बनाई पोर्नोग्राफी वीडियो, क्या बनाई? व्यक्ति ने बनाई पोर्नोग्राफी वीडियो, बना दी, या उसने कोई फोटो खींच ली बच्चे की, इस तरीके की एक्टिविटी जो आपको सेक्शन नंबर 13 में पढ़ने को मिल रही थी, उनमें से कोई भी कंटेंट के अंतर्गत आ गया वो व्यक्ति, तो डील कौन करेगी उसे? स्पेशल कोर्ट करेगी ना। लेकिन उससे रिलेटेड अपराध के बारे में आईटी एक्ट भी तो काम करता है कि नहीं करता बताओ? तो बताओ अब उस व्यक्ति का ट्रायल आईटी कोर्ट में भेजोगे या यही इसे स्पेशल ट्रायल स्पेशल कोर्ट को बोलोगे काम करने के लिए? तो कह रहा है वहां कुछ भी लिखा हो, लिखा है देखो यहां पर भी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आईटी एक्ट, जुरिस्डिक्शन कोई भी लगता हो, लेकिन ट्रायल कौन चलाएगा उस केस का? स्पेशल कोर्ट चलाएगा। आ गया समझ में सारा कुछ? अब उसमें छोटी मोटी बात लिखी है जैसे एक्ट, कंडक्ट, मैनर, फैसिलिटेट ऑफ अब्यूज ऑनलाइन, ऐसी चीजें। मैटर वही है जो मैंने आपको बताया। क्लियर होगी चीजें? तो जुरिस्डिक्शन बता दिया इसने एक तरीके से कि ये कोर्ट कैसे काम करती है, क्यों करती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, बाकी थैंक यू। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।